Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. Welcome, dear students, to the very first lecture of your second year physics course. Now, इस lecture में हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा course contents को discuss करेंगे, dear students, ताकि आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर कौन से चैप्टर के साथ लिंक्ड है या रिलेटेड है, राइट डियर स्टूडेंट्स। और इसी लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले चैप्टर को यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन भी करेंगे और इसके साथ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जुड़ी हुई हैं वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द कोर्स कंटेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इलेक्ट्रो इज मींस चार्ज एंड स्टैटिक मींस रेस्ट। मींस कि इस चैप्टर के अंदर हम वो चार्ज्ड बॉडीज को डिस्कस करेंगे जो कि रेस्ट में हो। और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बहुत बेसिक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं स्टैटिक चार्जेस के साथ रिलेटेड, और वो है हमारे पास पहला आता है दैट इज कूलम्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको किसी भी दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। दूसरा जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है गाउसेस लॉ। राइट डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको किसी भी क्लोज्ड सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार को बता सकता है। नाउ इसके बाद जो हमारे पास इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, जो कि दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड साथ में एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाई आई से कि ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए डियर स्टूडेंट्स बिकॉज आगे के चैप्टर्स में जो आगे के 4 चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें ये जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अहम किरदार प्ले करने वाला है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हो और एक पे एक पोटेंशियल की वैल्यू हो, दूसरे पे दूसरी पोटेंशियल की वैल्यू हो, सो पोटेंशियल में डिफरेंस का होना क्या करेगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को क्या करवा सकता है, मूव करवा सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्कस करने वाले हैं इसी के साथ रिलेटेड, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। Now, what is capacitor? जो कि चार्जेस को स्टोर करता है, और I should say it stores energy in the form of electric field, so it is actually an energy storing device. Now, dear students, जिस तरह के मैंने कहा कि this potential difference is very important. Why? Because ये चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, मूव करवा सकता है। और चूंकि इस चैप्टर के अंदर हम वो चार्ज पार्टिकल्स समझेंगे जो कि रेस्ट में हो, लेकिन अब साथ में जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब हम वही चार्ज्ड पार्टिकल्स को समझेंगे लेकिन जब वो क्या हो, जब वो मोशन में हो, और मोशन के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस का होना लाजिम है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, नाउ करंट इज एक्चुअली द रेट एट विच द चार्जेस फ्लो। सो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम करंट को डिस्कस करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो आपस में ताल्लुक है वो डिस्कस करेंगे इन अ लॉ दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, जो कि आप मैट्रिक में पढ़ भी चुके हो डिटेल के साथ। देन डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, और वो क्या है, वो ये है कि यहां पर इसी चैप्टर के अंदर हम रेजिस्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है अनलाइक कैपेसिटर। एंड देन हम क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर के अंदर किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे, जो कि बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देन एट द एंड हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ जिस तरह से हमने कहा कि वो चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट में हो, जब आप उनको स्टडी करते हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रीजन में आता है, और जब चार्ज पार्टिकल्स मोशन में हो उनको जब आप स्टडी करते हो तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाता है, या जिसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह देते हैं। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसके अराउंड सिर्फ एक फील्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
और जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए तो उसके अराउंड एक दूसरा फील्ड भी जन्म लेता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करेंगे, उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड हिम। सो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड जो कि बी से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई से डिनोट किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड कितना होगा, सो उसमें हम जिस केस में डिस्कस करने वाले हैं या जिस लॉ में डिस्कस करने वाले हैं उसे हम डियर स्टूडेंट्स कह देते हैं एम्पेयर्स लॉ। राइट, और एम्पेयर्स लॉ जो है डियर स्टूडेंट्स वो उसी तरह किरदार अदा करता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिस तरह से गॉसेस लॉ किरदार अदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दैट इज व्हाई एम्पेयर्स लॉ इज ऑफन समटाइम कॉल्ड एज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। सो एम्पेयर्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, जिस तरह की गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे उसी तरह से एम्पेयर्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। राइट, सो दैट विल बी B ड्यू टू अ सोलेनॉइड, B ड्यू टू सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के लिए हम एक दूसरा लफ्ज भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडक्टर, एंड इट इज आल्सो एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बट इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर हम आगे तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस समझने वाले हैं, दैट इज गैल्वेनोमीटर जिसे मैं G से रिप्रेजेंट करता हूं, देन वी हैव एमीटर जो कि एक्चुअली मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है, एंड देन वी हैव वोल्टमीटर, वो भी एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके ही बनाया जाता है, एंड एट द एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन फिर हम कहते हैं एवोमीटर जो कि एक्चुअली आपको रेजिस्टेंस भी मेजर करके दे सकता है। Right dear students, now dear students we will understand the next chapter, that is electromagnetic induction. So अब क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे एक स्टेप फर्दर लेकर जाएंगे, और वो ये कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझेंगे। ना इंडक्शन किसे कहते हैं कि आप एक जगह पे एक काम करो और उसका इफेक्ट आपको दूसरी जगह पे महसूस हो, हालांकि इन दोनों का आपस में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। सो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो आप देखोगे कि उस लूप के अंदर आपको करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होते हुए दिखाई देगा अगर आपने उसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगाया है या एमीटर लगाया है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट फैराडेज लॉ, जो कि एक्चुअली हमें उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वोल्टेज जो मैग्नीट्यूड है वो फराहम करेगा। सो इसमें हम बेसिक्स लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ, एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग वन दैट इज लेंज़ेस लॉ जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे मबनी है, एंड देन हम इसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को भी समझेंगे, दैट इज एसी जनरेटर, एंड देन फिर उन इलेक्ट्रिसिटी को दूर दराज इलाकों तक कैसे ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू अ डिवाइस जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। सो वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। Right dear students, now comes chapter number 5, and this chapter is pretty much the summary of all the 4 chapters. Right, ये जो 4 chapters हम पढ़ेंगे इसके बाद जो 5वां चैप्टर आ रहा है that is AC. So ये kind of आप कह सकते हो कि ये इन चारों चैप्टर्स का निचोड़ है, because पहले चैप्टर में हमने एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पढ़ा जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। Right dear students, let me highlight that with the red. देन हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा दैट इज एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस रेजिस्टर। फिर हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा दैट इज आल्सो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस लाइक कैपेसिटर, बट अनलाइक कैपेसिटर इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन 3 कंपोनेंट्स को लेंगे और AC जो कि अल्टरनेटिंग करंट है वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे इनका बिहेवियर। सो पहले इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज रेजिस्टर, while this is capacitor, and this is inductor,
और सोलेनाइड भी कह दिया जाता है। सो पहले हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एसी इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे और इनके बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे, फिर हम इनको कंबाइन करेंगे। देन वी विल हैव आरसी सर्किट, देन आरएल सर्किट और आखिर में तीनों को कंबाइन करके आरएलसी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। एंड एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड मैक्सवेल इक्वेशंस एज वेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एज वेल, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहले 5 चैप्टर्स हैं they are very much linked with one another, especially पहले चैप्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने आगे यूज होना है, बिकॉज इसी के बेसिस पे चार्जेस ने फ्लो करना है, और जब चार्जेस फ्लो करता है तो हम आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और फिर उसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास फैराडे लॉ भी हम समझेंगे, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है और दूर दराज इलाकों तक ट्रांसमिट कैसे होती है, दैट इज ट्रांसफार्मर। और फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, एसी को अप्लाई करेंगे टू आर सी एंड एल, जो कि हम पहले से पढ़ गए होंगे। सो दीज 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर वेरी मच लिंक्ड विद वन अनदर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड, ताकि हम मजीद चैप्टर्स को डिस्कस कर सके कि उनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। Now dear students, let us get into the 16th chapter, that is physics of solids. Now dear students, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम solids को समझेंगे, which is one state of matter, और solids की हम classification करेंगे on the basis of different criterias, on the basis of arrangement, number 1, on the basis of कि आप उसको जब solid को electric field के अंदर रखते हो तो वो कैसे behave करता है, number 2, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ कि जब आप उसको ऊपर फोर्स लगाते हो, राइट, तो वो कैसे बिहेव करता है, सो नंबर 3, और ऑन द बेसिस ऑफ कि जब आप किसी भी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो कैसे बिहेव करता है। लेट मी राइट देम डाउन ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो क्राइटेरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, number 1 on the basis of atomic arrangements, number 2 on the basis of कि आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कैसे बिहेव करता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कि जब आप उसको क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो कैसे बिहेव करता है। एंड देन एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो कैसे बिहेव करता है। सो ये हम पढ़ेंगे और सॉलिड्स की क्या करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे। नाउ इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ लिंक्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब हम किसी सॉलिड को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम सॉलिड के 3 कैटेगरीज करते हैं। या तो हम सॉलिड को कंडक्टर्स कह देते हैं, राइट, या हम सॉलिड्स को इंसुलेटर्स कह देते हैं, और या हम सॉलिड को, जो तीसरा वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर्स कह देते हैं। एस रिप्रेजेंट सेमी एंड सी रिप्रेजेंट्स कंडक्टर, यानी कि हाफ कंडक्टर एंड हाफ इंसुलेटर, सही है। सो ये चीज हम समझेंगे यहां पर डिटेल के साथ, और जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आज इतनी तरक्की पे नजर आ रहा है, राइट, टेक्नोलॉजी श्रिंक हो रही है, सो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हो रहे हैं। बिकॉज सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को यूज करके जो मटेरियल जो डिवाइसेस बनाए गए हैं, राइट, जो कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, वो एक्चुअली क्या किए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन बर्पा किया हुआ है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, और उनमें से सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन, जिसे हम डायोड भी कह देते हैं, बिकॉज इसके 2
टर्मिनल्स होते हैं या दो इससे क्या होती हैं, तारे निकली होती हैं। और फिर एक दूसरा कंपोनेंट जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रायोड, राइट, या जिसे हम कह देते हैं ट्रांजिस्टर, right dear students, because it's a 3-terminal device. It's very important because transistor is used for switching purposes as well as an amplifier, right dear students. So ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी समझ आपको तब आएगी जब आप सेमीकंडक्टर्स को समझोगे। So इसका मतलब ये है कि 16 and 17 जो आपके पास चैप्टर है, they are pretty much linked with one another, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो पहले 5 चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, और उसके बाद जो आपके पास 16 और 17 चैप्टर है वो आपस में लिंक्ड है। नाउ अब यहां पर हम जाते हैं एक ऐसे रीजन में आपके सेकंड ईयर फिजिक्स की कोर्स में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। वी आर मूविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि एटॉमिक वर्ल्ड। सो एटॉमिक वर्ल्ड में हम मूव करने जा रहे हैं, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। एंड इस चैप्टर के अंदर हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बिजार थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज नंबर 1 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में STR लिख देता हूं, नंबर 1। और दूसरा हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स, QM। Now dear students, special theory of relativity deals with the constant nature of the speed of light, because speed of light जो है वो हर एक ऑब्जर्वर को सेम ही दिखती है, which is a clear violation of classical physics और Newtonian mechanics. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं STR में, that is a constant nature of speed of light which was presented by Albert Einstein. उसमें इस Albert Einstein ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। So constant nature of speed of light, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, right dear students। एंड इसके फिर बहुत ही माइंड बॉगलिंग कंसीक्वेंसेस हैं, यानी कि लॉरेंस लेंथ कंस्ट्रक्शन, टाइम डायलेशन, मास डायलेशन, एंड द वेरी फेमस इक्वेशन इन ऑल ऑफ फिजिक्स जो कि आप लोगों ने किसी ना किसी तरह से सुना ही होगा, दैट विल E equals mc²। अगर कोई फिजिक्स में इंटरेस्टेड ना भी हो तो एटलीस्ट ये इक्वेशन उसकी नजर से जरूर गुजरा होगा, और इसको हम क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे कि इसका मतलब क्या है। इन शॉर्ट फॉर्म, व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट मास इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ बॉडी, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसके साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP, राइट, कि हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मालूम नहीं कर सकते। सिमिलरली हम किसी क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी और टाइम को भी एक साथ जो है उसकी जो लिविंग टाइम है वो भी मालूम नहीं कर सकते। दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट्स हाउ द एटॉमिक वर्ल्ड वर्क्स। और फिर हम वेव पार्टिकल डुअलिटी भी यहां पर पढ़ेंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी भी पढ़ेंगे, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक्स हम यहां पर इस लेक्चर के इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उसको फिर यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली कि हम एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट जो कि उनसे इमिट होती है। सो यहां पर हम उस लाइट को स्क्रीन पे लेते हैं जिसे हम स्पेक्ट्रा कह देते हैं, राइट। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रास के टाइप्स हैं, लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपके पास आ जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, राइट। ये हम सारे यहां पर डिस्कस करेंगे, एंड यहां पर हम मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ेंगे। मोर स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे यहां पर डिटेल के साथ बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, जो कि काफी सक्सेसफुल था बट फॉर अ हाइड्रोजन एटम, राइट। सो बोहर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एक्सरेज को, एंड देन एट द एंड वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ लेजर, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट, और कोहेरेंट लाइट भी हम इसे कह देते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं इनटू द लास्ट चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे, हम E equals mc² को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। यहां पर हम समझने वाले हैं कि
since mass is what is energy contents of the body. So वो energy contents जो है उसका ज्यादातर हिस्सा नेचर ने कहां पर छुपाया हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर. So न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर हिस्सा हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, बिकॉज द टाइटल इज न्यूक्लियर फिजिक्स. और न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम मेनली पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन, देन हम पढ़ेंगे फ्यूजन रिएक्शन, राइट डियर स्टूडेंट्स. एंड इसी के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के. कुछ एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ऐसे हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में क्या करेंगे? वो रेडिएशंस एमिट करेंगे, बिकॉज देयर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल. और इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है दैट इज हाफ लाइफ. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं दे आर लिंक्ड विद वन another. So, अगर मैं समराइज करने जाऊं तो क्या होगा? सिंपल. फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो आपके सेकंड ईयर फिजिक्स के हैं वो आपस में लिंक्ड हैं. देन उसके बाद आने वाले जो 2 चैप्टर्स हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपस में लिंक्ड हैं. और आखिरी 3 चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं. सो ये थी कुछ डिस्कशन हमारे कोर्स कंटेंट्स के बारे में. अब हम जाते हैं और डिस्कस करते हैं पहले चैप्टर को, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Now dear students, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि what is electrostatics, chapter number 1. Electrostatics is actually the branch of physics in which we study charged bodies at rest. वो बॉडीज कि जिसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी हो और वो रेस्ट में भी हो वो बॉडी, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज चार्ज एक्चुअली? चार्ज्ड बॉडीज पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन व्हाट इज चार्ज इटसेल्फ? नाउ चार्ज इज एक्चुअली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन? याद रखिएगा कि चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पे एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है. लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक, राइट? इंट्रिंसिक किसे कहते हैं? जो कि आप इनहेरिट करते हो, राइट? इट्स लाइक अ बेबी बॉर्न, कि आपके अंदर कुछ जो है इनहेरिटेंस के थ्रू जो आदात आ गए हैं, जो आप में चीजें आ गई हैं, वो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. दैट इज वाई आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि व्हाट इज एक्चुअली चार्ज. हम इसकी डेप्थ में आज तक नहीं गए और ना ही जा सक रहे हैं. सो यहां पर आपके पास चार्ज की हम अगर सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन करें, सो इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी उस बॉडी को इनेबल करवाता है कि वो किसी दूसरे बॉडी से फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सके और किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा भी सके, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो किसी भी बॉडी पे अगर ये चार्ज की प्रॉपर्टी है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को अगर हम जनरल टर्म्स में कहें तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ अब चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए वो कुछ ये हैं. नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, राइट? जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कूलम्स लॉ में, बिकॉज कूलम वाज अ साइंटिस्ट, दैट वाज चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, जिसने चार्जेस पे बहुत काम किया. दैट इज वाई उनको ऑनर करने के लिए चार्ज की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, charge is a scalar quantity. It does not require direction to be completely understood. हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, right dear students? Then we have charge on any body is conserved. याद रखिएगा, चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो. अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी है तो वो रहेगी, और अगर किसी भी पार्टिकल पे या बॉडी पे चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो नहीं रहेगी, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दैट सिंपल बात है कि जिस तरह कि आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, द सेम वे आप चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. देन वी हैव द डायमेंशंस. नाउ द डायमेंशन ऑफ चार्ज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम व्हाट, या लेकर आते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द करंट, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. सो हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे चार्ज के लिए. सो चार्ज विल बी इक्वल टू I इंटू टी, जिस तरह से यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. फिर करंट के जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास है A, और T के जो डायमेंशंस हैं वो है कैपिटल T, और जब आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करवाते हो तो आपको चार्ज के डायमेंशंस मिल जाएंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, चार्ज के बारे में मजीद जानने के लिए हम जाते हैं अपने पहले बोर्ड पर. Now dear students, let us understand some more points about the charge.
Now, the smallest possible value of charge on any body is actually this, जिसे हम कहते हैं 1e, and 1e is actually equal to 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 coulombs. Now, this is a value जो कि काफी हद तक आपने इसको देखा होगा बार बार, because this also happens to be a value of charge on a single proton, right? Single proton or electron. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ याद रखिएगा, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी वो कभी भी इस वैल्यू से कम नहीं हो सकती. दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ आखिरी चैप्टर में जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, कि उसका उनके ऊपर जो चार्ज है वो एक्चुअली इस वैल्यू से भी लेस है, राइट? और हम उसको लिखते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ ई, 1/2 टाइम्स ऑफ ई, जिसे हम कहते हैं क्वार्क्स. क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो एक्चुअली 1e से भी लेस है. लेकिन द थिंग इज कि क्वार्क्स जो है वो इंडिविजुअल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट? उनको कंबाइंड फॉर्म में ही रहना होता है. सो जब हम ओवरऑल देखते हैं पार्टिकल्स को, सो जो फ्री पार्टिकल्स हैं उनमें से आपके पास इससे कम वैल्यू किसी भी पार्टिकल के ऊपर नहीं है. एंड दिस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन. बस सिर्फ ये है कि प्रोटॉन के ऊपर जो इसी वैल्यू का जो नेचर है वो है पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही वैल्यू है चार्ज की, लेकिन नेगेटिव नेचर में है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो यहां पर आपको एक और पॉइंट भी पता चल गया, वो ये है कि चार्ज जो है वो दो नेचर्स का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. एंड यहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि जो लाइक चार्जेस होंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम कूलम्स लॉ के लेक्चर में समझने वाले हैं इन अ कमिंग लेक्चर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू को हम कहते हैं फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, क्योंकि स्मॉलेस्ट है, राइट? सो यहां पर मजीद हम एक और पॉइंट की तरफ आ सकते हैं, वो ये कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एक्चुअली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, राइट? कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट. Now consider करें कि हमारे पास एक बॉडी है, right dear students, and right now it is neutral. न्यूट्रल मीन्स कि जितने इसके अंदर लेटस से प्रोटॉन्स है, इसकी ये जिन एटम्स से मिलकर बना है, उन एटम्स के अंदर जितने न्यूक्लियाई है, राइट? उन न्यूक्लियाई के अंदर जितने एटम, जितने प्रोटॉन्स हैं, आई शुड से, उन प्रोटॉन्स की तादाद उस न्यूक्लियाई के अराउंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर है, राइट? सो जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव. इसका मतलब यह है कि ये कौन सी बॉडी हुई? एक न्यूट्रल बॉडी हुई, राइट? इज न्यूट्रल, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो यहां पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, राइट, लेट अस से ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? निकाल दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन. सो जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी कम हुई, राइट? मींस कि इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया, राइट? न्यूक्लियाई के अंदर, राइट, जो प्रोटॉन्स हैं एक एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक एटम से ही निकाला गया होगा, तो उस एटम के अंदर अब प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हुई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हुई. सो ओवरऑल इस बॉडी के अंदर एक एटम ऐसा है कि जिसके ऊपर +1 चार्ज है. इसका मतलब यह है कि ओवरऑल इस बॉडी के ऊपर +1 का चार्ज आ गया. सिमिलरली अब अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो यहां पर +1 का मजीद चार्ज आ जाएगा, राइट? सो एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, +1 का मजीद चार्ज आ जाएगा और ये इस तरह आता जाएगा. नाउ पहला इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाला, सो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज की टोटल वैल्यू थी, दैट इज Q represents the total value of charge, is actually equal to 1e, right? Because यहां पर एक प्रोटॉन रह गया और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1e, लेकिन कौन सा 1e? +1e, right dear students? फिर जब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सो हमारे पास क्या हुआ कि उसी बॉडी के ऊपर एक दूसरा चार्ज भी आ गया +e का. सो आपके पास टोटल कितने हुए? 1 + 1, तो आपके पास हुआ 2e. सिमिलरली जब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सो एक तीसरा e भी चार्ज आ गया +e, दैट विल बी 3e. और आप इस तरह इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओ तो आपके पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q टाइम्स Ne, वेयर E इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट, विच इज द चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन
और 1 इलेक्ट्रॉन एंड n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ व्हाट चार्जेस, या आप इसे क्या कह सकते हो, इंटीजर्स कह सकते हो. सो अगर मैं इसको सिंपल कहूं कि Q इज एक्चुअली अ टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज, right, where n is actually integers, yeah, it represents what, it represents number of charges on a body, right, and E is a fundamental value of charge जो कि बराबर है 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 कूलम के. right dear students, likewise आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ना निकालूं और ये उसी तरह से न्यूट्रल रहे, right, और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की बजाय उल्टा मैं बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी के ऊपर क्या कर लूं, एकोमोलेट करवा दूं. सो अब क्या हो रहा है कि बॉडी पहले से न्यूट्रल थी, इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर थी, लेकिन आपने 3 नेगेटिव मजीद उसके ऊपर क्या कर दिए, इंपोज कर दिए. सो आपके पास यही चार्जेस होंगे, तो लेकिन -1e, -2e, -3, बिकॉज अब आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर इंसर्ट करवा दिया है. सो इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 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 आप कह सकते हो, राइट, जो कि माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ चार्ज की नेचर को शो करता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे हो तो वो उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर डिपॉजिट करने पड़ेंगे. सो आप इजीली इस फार्मूले से निकाल सकते हो. कैसे, फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज 1 कूलम, so this will be 1 coulomb, right, is equal to 1 coulomb is equal to, now हमें क्या चाहिए जी, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे. सो n को आप इधर ही छोड़ दें और 1 कूलम को आप डिवाइड कर दो किस चीज के ऊपर, इस 1e पर. सो 1e इधर नीचे आ जाएगा और 1e के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 19. सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां पर होने चाहिए ताकि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज 1 कूलम का आ जाए, तो वो कितने होंगे, वो वैल्यू आपके पास होगी 6.25 मल्टीप्लाई 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. याद रखिएगा ये 1e वैल्यू नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है. मैंने n की वैल्यू यहां पर क्या की हुई है, फाइंड आउट की है. सो अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज हो, सो 1 कूलम के चार्ज का मतलब यह है कि उस बॉडी के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स जमा हुए हैं एक्स्ट्रा, तब उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज आया है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया, हमने कोर्स क्वांटिटीज को समझा और हमने चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझा और इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे इन आवर कमिंग लेक्चर्स. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.